आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को डिकोड किया था। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को डिकोड कर रहा हूँ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के अगर सिलेबस को देखा जाए, ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कृपया फर्स्ट पार्ट देख लें। उसमें आपको आर्ट एंड कल्चर एंड कुछ सिलेबस क्यों क्या क्या समझना चाहिए, क्यों नहीं समझना चाहिए, ये सब बेनिफिट्स के बारे में बताए गए हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अगर आधुनिक भारतीय इतिहास की बात की जाए तो उसमें दो पॉइंट में ही जिक्र किया गया है। एक है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, सेकंड फिर जिक्र किया गया है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति या उनका योगदान। तो ये दो चीज़ों में ही आपके यूपीएससी या यूपीपीसीएस के मेंस के सिलेबस को मात्र 2 लाइन में मॉडर्न हिस्ट्री पे लिखा गया है। फिर इसको ब्रॉड वे में कैसे समझें और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, और जहाँ मुझे लगेगा मैं अप्रोच को अभी बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट लाइन को देखा जाए 18वीं शताब्दी के मध्य से, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि 18वीं शताब्दी के मध्य कब से माना जाता है। तो 18वीं शताब्दी के ये जो है, 18वीं शताब्दी के अगर मध्य की बात की जाए तो ये होता है 1750 से। 18वीं शताब्दी का मध्य का जो माना जाता है इतिहास, वो 1850 से लिया जाता है। और आधुनिक से लेकर वर्तमान समय तक 2022 तक ले सकते हैं। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं 1947 तक लेते हैं, और 47 से 22 तक के काल को 47 से 22 तक के काल को आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत जो टॉपिक है उसके अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो फिर देखते हैं कि इसके मध्य क्या क्या देखना है। तो आपको देखना है महत्वपूर्ण घटनाएं। क्या देखना है? महत्वपूर्ण घटनाएं। उसके बाद व्यक्तित्व और विषय, फिर स्वतंत्रता के विभिन्न चरण और उसके महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके योगदान। तो इतने चीज़ों में क्या 1750 से पहले चीज़ों को ना देखें? तो देखिए ऐसा है कि 1750 जो है हमारे इतिहास में एक बार आके नहीं आ गया कि चलो अब उधर का इतिहास कुछ नहीं, ब्लैंक है, इधर से चालू, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो 1750 में क्या घटना हुई, क्यों घटना है, उसके आधार कहाँ से पड़े, ये सब समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड कम से कम मुगल के पतन तक देखना पड़ेगा। मुगल के पतन, और मुगल का पतन कब से आरंभ हुआ? तो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 1707 से मुगल का पतन प्रारंभ हुआ। और यहाँ महत्वपूर्ण 1700 घटना में क्या हुई है? 1707 में महत्वपूर्ण घटना हुई है औरंगजेब की मृत्यु। तो इस तरह से देखा जाए तो 1707 के बाद मुगल काल का पतन हुआ है, और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। महत्वपूर्ण घटना क्या क्या हुई है, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग के लिए जा सकते हैं तो यूरोपियों का आगमन देख सकते हैं। वह यूरोपीय कैसे आए यहाँ पे, किस तरह से यहाँ पे विस्तार किया, यहाँ के शासन तंत्र माने राजतंत्र को, क्षेत्रीय राजतंत्र को किस तरह से प्रभावित किया, मुगल साम्राज्य को किस तरह से डैमेज किया, उसके बाद किस तरह से अपना पाँव पसार के यहाँ पे उपनिवेशवादी शासन की स्थापना की। यूरोपियन में फिर आपको देखना पड़ेगा कि उपनिवेशवादी शासन के साथ साथ किस तरह से अन्य यूरोपीय यहाँ पे थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, स्पेनिश थे, पुर्तगाली थे। इस सब को किस तरह से अंग्रेज ने साइडलाइन किया, और फिर किस तरह से अपने शासन सत्ता को, वर्चस्व को स्थापित करते हुए आखिरी
ब्रिटिश सर्वोच्चता का स्थापित किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ब्रिटिश, फिर जब आप देखिएगा कि क्षेत्रीय शक्ति की उदय हो गई, क्षेत्रीय शक्ति के उदय के बाद आपको देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश सर्वोच्चता के क्या कारण क्या थे। यहाँ पे अभी मैंने बताया कि अन्य यूरोपीय भी हैं, फिर भी ब्रिटिश सर्वोच्च कैसे हुआ, किस वजह, क्या कारण थे, उसकी क्या क्या खूबियाँ थी और उसका प्रभाव क्या क्या आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चीज़ों पे पड़ी, ये सबको आपको देखना है। जब 1750 18वीं शताब्दी के अगर मध्य से देखा जाए तो तुरंत क्या आता है, 1757, आपको याद होगा 1757 क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जस्ट प्लासी की लड़ाई है और कहा जाता है बंगाल में ब्रिटिश शासन स्थापित तो नहीं हो पाया लेकिन आधारशिला जरूर रख दी। स्थापित फिर कब से हुई, स्थापित हुआ है 64 से, बक्सर के युद्ध से, ठीक है। तो 1757 और ये दोनों युद्ध, इसके परिणाम क्या हुए, कारण क्या थे, ये सब आपको मेंस के लिए खास करके देखना है। पीटी फैक्ट के रूप में कि 64 का विद्रोह कौन किया, कौन कौन शामिल था, कुछ उससे संबंधित फैक्ट भी देखने पड़ते हैं, लेकिन आपको परिणाम कारण ये मेंस के लिए एकदम ध्यान देना चाहिए। फिर आगे चलते हैं कि इस सब के बाद फिर ब्रिटिश के द्वारा भारत पर शासन स्थापित करने के उपरांत 1704 खास करके बंगाल में शासन स्थापित करने के उपरांत क्या हुआ है, बंगाल में शासन स्थापित, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आए हैं 1773 में, शासन अधिनियम लाए हैं। फिर किस तरह से एक व्यापारिक कंपनी यहाँ पे शासन स्थापित करती है और किस तरह से वहाँ के ब्रिटिश संसद वो नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। ये सब चीज़ को सीक्वेंस को एक जोड़ती हुई जब आगे चलिएगा, फिर किस तरह से क्षेत्रीय युद्ध हुआ, जैसे मैसूर के साथ, मराठा के साथ, हैदराबाद के निजाम किस तरह से अंग्रेज के अधीनता को स्वीकार कर लिए, इन सब को पॉइंट को आप देखते हुए कुछ किसान विद्रोह 57 के बाद हुए, जैसे किसान विद्रोह कहिए, जनजातीय विद्रोह हुए हैं, तो ये सब को आप कंसीडर करते हुए 1857 तक जाइएगा। 1857 मेजर होती है। फिर 1857 से भी किस तरह देखिएगा कि यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन हुए, किस तरह से यहाँ पे संस्थाएं बनने लगी, किस तरह से बंगाल में स्टार्टिंग में संस्था बनी है, फिर उस संस्थाओं का प्रसार अन्य जगहों पे हुआ है। फिर 1857 क्रांति होती है। फिर शासन के बाद 1857 क्रांति के बाद महारानी के अंतर्गत भारत का शासन चला जाता है, ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत, और फिर वहाँ से किस तरह से परिवर्तन होता है। 1858 का आता है अधिनियम, और फिर यहाँ से 1861 का आता है। फिर उसमें क्या विशेषता है, वर्तमान में उस जो शासन परिषद आता है या चार्टर्ड अधिनियम आता है, उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तो नयापन क्या है, परिवर्तन में ध्यान रखना ज़्यादातर, मूल परिवर्तन क्या किया है। दूसरा नंबर, कहीं ऐसा कुछ मिले जो कि वर्तमान से कोरिलेट करता हो, जैसे पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा लाया गया। तो ये आपको याद रखना है। पोर्टफोलियो क्या है, अभी भी जैसे मंत्रिमंडलीय कार्य बांट देते हैं कि भाई आप गृह मंत्री हैं तो आंतरिक मामला को देखिए, बाह्य मंत्री हैं उन्हें रक्षा मंत्रालय है तो आपको बाह्य देखना है, विदेश मंत्रालय उसका अलग कार्य। एक पोर्टफोलियो विभागीय सिस्टम वहीं से लाया गया है। फिर आपातकाल का जिक्र गवर्नर, आपातकाल का अधिकार दिया है गवर्नर को। तो ये सबको देखना है। वही 1857 के 1857 के पश्चात प्रशासनिक परिवर्तन किस तरह से हुआ है, भू राजस्व नीति किस तरह से हुआ, ब्रिटिश विस्तारवादी नीति किस तरह से प्रभावी हुई है, ब्रिटिश नीतियों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा है। फिर संवैधानिक विकास भी साथ साथ चलते रहेगा साल दर साल। फिर भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद कैसे बना है, किस तरह से यहाँ फिर एक क्रांति चालू हुई है, लोगों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह से विरोध के स्वरूप एक जनाधार बढ़ा है, ये सब आपको देखना है। उसी में किसान विद्रोह, जनजातीय आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, ये सब भी, और कुछ जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं सामाजिक
सामाजिक सुधार के या धार्मिक सुधार के या स्त्री शिक्षा उत्थान सब से संबंधित राजा राममोहन राय हो गए, फूले जी हो गई, सावित्रीबाई फूले हो गई, ये सब को, ज्योतिबा फूले, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए, तो जितने भी है सबका मुख्य कार्य क्या है और किस तरह से उन्होंने स्त्री शिक्षा उत्थान के लिए या समाज सुधार के लिए कार्य किए हैं, उनके योगदान के लिए, इन चीज़ों पे खास आपकी निगाह होनी चाहिए। तब जाके आपका फर्स्ट ये जो लाइन है कि 1857 के मध्य वर्तमान समय तक आधुनिक भारत में महत्वपूर्ण घटनाएं आपको याद हो गए कि एक महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी, व्यक्तित्व क्या क्या थे इसमें, और उससे व्यक्तित्व से संबंधी विषय क्या है, उसके सुधार क्या है, उनके योगदान क्या है। कोई स्कूल का स्थापना कर रहा वो भी लिखना है, कोई किसी संस्था का स्थापना कर रहा वो भी देखना है। और संस्था के ये सिर्फ फैक्ट के लिए संस्था सिर्फ ये रट सकते हैं, हाँ संस्था ये है, लेकिन संस्था के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य के साथ किस तरह से परिवर्तन है। जैसे खास करके राजा राममोहन राय के द्वारा जो स्थापित था ब्रह्म समाज, उनमें समय के साथ परिवर्तन आया है। देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े हैं, केशव चंद्र सेन जुड़े हैं। फिर केशव चंद्र सेन किस वजह से छोड़ के गए हैं 1865 के आसपास, तो इस चीज़ों से कंसीडर करना है। बड़ा बारीकी रूप से एंजॉय करके पढ़िएगा, दिमाग लगा कोरिलेट करके, तो बड़ा मजा आएगा ये सब चीज़ पढ़ने में। फिर आप देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण। हाँ, इसमें फिर शिक्षा का विकास ब्रिटिश किस तरह से 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा शिक्षा विकास का 1 लाख रुपया आया था, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाया था। लेकिन फिर किस तरह से शिक्षा विकास में ब्रिटिश सोच रहे हैं, आयोग बन रही है कौन कौन सा शिक्षा विकास के लिए। कोई बोल रहा है कि प्रातः शिक्षा दो, कोई बोल रहा है कि इंग्लिश में शिक्षा दो। ये सब कंट्राडिक्शन को आपको याद रखना है, चीज़ों को समझना है कि हाँ 1823 में क्या होता है, 13 में क्या हुआ था, बोर्ड डिस्पैच क्या है, इससे संबंधित कोई और जो भी आयोग बने हैं उसका क्या कहना है। ठीक है, ये सब एकदम सरसरी निगाह से देखना है। उसके बाद प्रेस का विकास, प्रेस अभी भी कितना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो प्रेस का विकास कैसे कैसे हुआ है, ये सब कुछ देखना है। फिर आइए स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण। मूलतः 3 चरण माने जाते हैं। एक होता है आपका 1885 से 1905 तक, ठीक है, ये उदारवादी का चरण कहा जाता है 1905 तक। फिर अगर आप आइए तो 1905 से 1905 से 1919 तक, ठीक है, ये गर्मपंथ क्रांतिकारियों का चरण माना जाता है। फिर 1919 से लेके 47 तक ये गांधीवादी चरण माना जाता है। ठीक, तो ये इसमें क्या हुआ है, जब 1885 में स्थापना हुई है कांग्रेस की, तो राष्ट्रवाद की बहुत ज़्यादा अवधारणा नहीं थी, बहुत छिटपुट थी, सामाजिक सुधार आंदोलन था, कुछ कुछ सीमित मांगे थी और सब खुश थे शासन से। किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी भी तो सबके आंतरिक मन में थे, कोई व्यक्त नहीं करता था। कि ब्रिटिश शासन से जैसे दादा भाई नौरोजी जी आर्थिक रूप के बारे में चर्चा किए, लेकिन कभी क्रांतिकारी स्वरूप नहीं रहा। ऐसे दत्त साहब हैं या आप पढ़िएगा कि बहुत सारे उठाए मुद्दा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्रांतिकारी रूप में नहीं उठाए। स्वतंत्रता के लिए नहीं सोचे कि मुझे स्वतंत्र अब कर दो। तो राष्ट्रवाद का राइजिंग स्टार्ट हुआ, उदय स्टार्ट हुआ है, किस तरह से राष्ट्रवाद उठा है, फिर किस तरह से 1905 के बाद राष्ट्रवाद पे प्रहार हुआ है, फिर 1919 के बाद गांधी जी आने के बाद किस तरह से आंदोलन प्रभावी हुआ है, फिर उसमें क्रांतिकारी ऐसे या उग्रवादी समूह जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के द्वारा जो और इसको सिर्फ आप नॉर्थ या साउथ इंडिया तक मत रखिएगा, होल भारतीय जहाँ भी इस संबंधित जो भी क्षेत्र से आपको मिले, हो सके उस टॉपिक को आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ ऐसे हैं जिनको कम आंका गया है या उनके योगदानों को उतना ज़्यादा जिक्र नहीं के स्पेस नहीं दिया गया है जितना स्पेस उनको इतिहास में मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिर भारतीय राष्ट्रवाद को उदय देख लीजिएगा। फिर कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर
स्थापना के संबंध में एक दो दोन चलता है, वो सेफ्टी वॉल है या नहीं है, क्यों स्थापना किया गया कांग्रेस का, उसका उद्देश्य क्या था, ये वगैरह। फिर मेजर देखिएगा तो ही लाल बाल पाला रहे हैं, लाल बाल पालाने के बाद फिर स्वदेशी आंदोलन हो, स्वदेशी आंदोलन मैंने बंगाल विभाजन से निकला हुआ स्वदेशी आंदोलन है। तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा लोगों पे, वो किस तरह से जन आंदोलन को खड़ा किया, उसके कार्यक्रम के कार्यक्रम पीटी में भी सवाल पूछे जा चुके हैं, तो उसके कार्यक्रम क्या थे, ये सब चीज़ों को फिर ब्रिटिश सरकार क्या की, 57 के बाद से ही बहुत सचेत हो गई थी, तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाने लगी। फिर गांधी जी जब इंटर किए तो फिर उनके जो आंदोलन हैं, चंपारण खेरा, असहयोग, खिलाफत, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, पूना पैक्ट, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। और भारत में फिर क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, कैबिनेट मिशन आती है, संविधान सभा बनता है, फिर देश आज़ाद। देश आज़ाद के बाद अब फिर देखिएगा कि वहाँ पे विभाजन हुआ है देश का, और विभाजन के समय देश के मुद्दा क्या था, फिर किस तरह से देश प्रगति के रूप में अपने को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए किस मोटिवेशन से वहाँ से चला है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ यहाँ देखिए क्या लिखा है, व्यक्तित्व, व्यक्ति और उनका योगदान व्यक्ति जो भी हैं, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो या अबुल कलाम आज़ाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ये वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जो भी हो, सबको आपको एक नेट पे देखना है, इनकी भूमिका क्या है, इनका योगदान क्या है। इन चीज़ों किताब में बहुत कम मिलेगा, इसलिए मैं बोला नेट पे इसको ज़रूर आप ध्यान से याद रखिएगा। वीडियो में अगर कोई कमी लगे तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।